Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाई मार्क्स स्टडी। आज हम मैथ्स के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम रखेंगे 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, वो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे आपके एसएससी के और जो रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के, जो अपने पहले एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी और रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए। ठीक है, जो अपने पास क्वेश्चंस होंगे वो 200 प्लस होंगे, जो आपके पीछे एग्जाम में आ चुके हैं वो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई व्यक्ति है वो 72 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, और उसको बेचने पर उसके पास 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ध्यान रखना किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे, 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है, अब एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपये, तो कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा अपना, 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो होगा, अपना टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना अपना 1 रुपये है। तो हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। तो हम पढ़ चुके हैं कि लाभ प्रतिशत इक्वल क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो हम यहाँ पे लाभ 9 बटे क्रय मूल्य 72 और गुणा में 100। ठीक है, अब इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 आठा 72, 100 बटे 8, और 100 बटे 8 आप लोग प्रतिशत में पढ़ चुके हैं कितना होता है, 12.5%। ठीक है, तो उस शख्स को कितना होगा, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, वो क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, वो होगा 12.5% हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना वो है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 हैं और पैर गिने जाए तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात की। अब देखो, जितने सिर हैं अपने पास, इसको सोल्व कैसे करेंगे, जितने सिर हैं, सिर कितने हैं अपने पास, 280, 280 सर हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें जानवर टोटल कितने होंगे, 280 होंगे। ठीक है, जानवर कितने होंगे अपने पास, 280। अब 280 हमने कुल सिर लिए हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ कबूतर भी हैं और कुछ चूहे भी हैं। ठीक है, अब चूहों के पैर होते हैं 4, लेकिन कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, कबूतर के पैर होते हैं 2 और चूहों के पैर होते हैं 4। अब जितने सर हैं उतने हमने क्या किए, उतने पैर निकाल लिए। तो सर के ये जितने भी सर हैं उनके साथ हमने 2 से गुणा करके कितने पैर निकाल लिए, 560 पैर निकाल लिए। ठीक है, 560 पैर निकाल लिए, लेकिन पैर गिनने पर अपने पास कितने आ रहे थे, 820 पैर आ रहे थे। तो बाकी जो बच गए वो दो पैर हमने चूहे के होंगे, चूहों के ही होंगे, क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा पैर है वो किसके होंगे, चूहों के होंगे। तो चूहों के पैर कितने बच गए अपने पास, 260। ठीक है, कितने बच गए, 260। अब 260 जो पैर हैं वो चूहे के हैं, तो चूहे कितने हो जाएंगे, 260 में भाग दे देंगे हम 2 से, कितने चूहे हो जाएंगे, 130। अब टोटल 280 थे अपने पास, तो उसमें से हमने क्या किया, 130 माइनस कर दिया, तो कबूतर कितने बच गए अपने पास, 150। इसी तरीके से हम ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होती है, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं जो होती हैं वो वर्ग की बराबर होती हैं। अब 40% बढ़ी है, तो 40% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा,
40/100 लिखेंगे। ठीक है, अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजो 100, यानी ये कितना हो जाएगा 20/5। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है ये पहले थी और 2 इसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो हम लिखेंगे इसमें भुजा। ठीक है, ये भुजा पहले कितनी थी अपने पास, 5 थी ना, तो हमने 5 लिख दिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई, 40% बढ़ी है, इसका मतलब ये 2 की बढ़ोतरी हो गई है। 2 की बढ़ोतरी होने के बाद में कितना हुआ अपने पास 7, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। पहले क्षेत्रफल कितना था 25 और अब क्षेत्रफल कितना है 49। कितने की बढ़ोतरी हो गई 24 की। किस में हुई है 25 में हुई है ना, यानी हम किसके ऊपर निकालेंगे बढ़ोतरी, जिसके ऊपर पूछी है, यानी पहले वाली पे पूछी है, तो क्या होगा ये बढ़ोतरी प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये तो हो गया 24% बढ़ 24 यूनिट बढ़ेगी, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 24/25 गुणा 100, कितना हो जाएगा 96%। यानी जो क्षेत्रफल है वो वर्ग की 40% भुजा बढ़ाने पर 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें a+b, कोई दो शख्स हैं a और b, और b और c और a। ठीक है, a और b दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, b और c अगर उस काम को मिलकर करते हैं तो 12 दिन में कर देंगे। a और c करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों अलग अलग काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। अब ये काम के समय और कार्य के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एलसीएम से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं इसको, 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब 20 इन तीनों का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम कितना होता है तीनों का, 60 होता है। ठीक है, अब 60 एलसीएम हो गया अपना, तो क्या करेंगे हम, ए और बी जितने दिन में काम करते हैं उसको भाग करेंगे 60 को, कितनी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे दोनों मिलके। इसी तरीके से बी और सी 12 से भाग करेंगे 60 को, तो कितना 5, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ए और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। अगर हम तीनों की क्षमता को जोड़ें, तीनों की क्षमता को, यानी a+b, b+c और c+a की क्षमताओं को हम जोड़ें, तो कितना होता है अपने पास 14, 14 होता है। लेकिन ये क्या है, एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, एक ए ये वाला हो गया और एक ये हो गया, यानी कितने हो गए अपने पास 2a। इसी तरीके से ये बी और ये बी कितने बी हो गए, 2b, और ये सी और ये सी कितने सी हो गए, 2c हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और a+b+c का मान कितना आ गया अपने पास 14 आ गया। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो a+b+c का मान 7 हो जाएगा। अब देखो a+b+c तीनों की क्षमता कितनी है 7, लेकिन इसमें a और b की क्षमता कितनी है 6 है, तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी अपने पास, c की क्षमता आ जाएगी अपने पास, इसमें से हम 6 घटा देंगे तो c की क्षमता आ गई अपने पास 1। इसी तरीके से a+b+c की कितनी है 7 है, लेकिन b और c की क्षमता कितनी है 5। b और c की क्षमता हम इसमें से घटा देंगे तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a और c की क्षमता इसमें से माइनस कर देंगे तो b की क्षमता कितनी आ जाएगी 4। तीनों की क्षमता हम निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ अपना, हमने जो एलसीएम लिया था वो क्या होता है, टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना है इसका 60 है, और ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, तो कितने दिन लेगा 60 काम करने में, वो 30 दिन ले लेगा। इसी तरीके से बी की जो क्षमता है वो कितनी है, एक दिन में 4 काम कर सकता है वो, और टोटल काम है अपना 60, तो कितने दिन लेगा वो 15 दिन लेगा। ठीक है, और सी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा वो 60 दिन लेगा। ठीक है, तो वो तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं, ए उसको 30 दिन में करेगा, बी उसको 15 दिन में, और सी उसको 60 दिन में कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये काम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5।
किसी शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, कोई शंकु दे रखा है, उसका व्यास व्यास तो होता है ये पूरा, ठीक है, और उसकी ऊंचाई हो गई ये। ठीक है, ऊंचाई और व्यास में अनुपात दे रखा है, तो ऊंचाई हमने क्या ले ली, 3x ले ली, और व्यास अगर 2 है, व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2/2 बराबर 1 होगी। ठीक है, तो त्रिज्या हमने ले ली x, त्रिज्या हमने ले ली x, त्रिज्या x हो गई और ऊंचाई कितनी होगी, 3x हो गई। ठीक है, तो ये क्या बोला कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या दिया, शंकु का आयतन दिया है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आप लोग नोट कर सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला हमने रख दिया ये। अब आयतन में हम क्या करेंगे, आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 1/3 तो है सेम, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, आर आर क्या ली है हमने यहाँ पे, एक्स ली है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एच कितना है, 3x है, ये एच हमने पुट कर दिया, और बराबर शंकु का आयतन कितना अपने पास, 1078, 1078 रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 22 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 22 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास ये एक्स क्यूब की जो वैल्यू आती है, इसको सोल्व करने पर 49 × 7 आती है। ठीक है, अब इस तरफ क्यूब है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे। घनमूल लेने के बाद में अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अपने पास 7 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछा अपने पास क्वेश्चन में, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी ले रखी है हमने, 3x ले रखी है। ठीक है, ऊंचाई 3x है तो 3 × 7 कितना हो जाएगी ऊंचाई, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लोग ये ध्यान में रखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ ज्यामिति पे शंकु पे एक स्पेशल क्लास हो तो वो भी लगा सकते हैं, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है, ए बी और सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, उन्होंने अपने पैसे लगाए किस अनुपात में, 5, 6 और 8 अनुपात में। अंत में उनको जो लाभ होता है वो किस अनुपात में होता है, 5:3:12 के अनुपात में होता है। तो उन्होंने कितने समय के लिए अपनी ये जो पूंजी लगाई थी वो कितने समय के लिए लगाई थी, उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी और समय का गुणनफल होता है। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी हो जाएगी। ठीक है, अब लाभ बटे पूंजी है, अब हमने क्या किया, तीनों का लाभ नोट कर लिया और तीनों की पूंजी नोट कर ली। तो हम क्या करेंगे, लाभ में पूंजी का भाग देंगे तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1। 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2, और 12/8 कितना हो जाएगा, 3/2। इसी तरीके से हमने क्या किया, अब ये जो बटे में है हमने क्या किया, तीनों को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तीनों को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो तीनों का जो समय का अनुपात था वो क्या आ गया अपना, 2:1:3। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जो लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, एक दुकानदार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल और 260 रुपये प्रति क्विंटल की 2 किस्म की दाल खरीदी। ठीक है, एक का जो क्रय मूल्य था वो था 200 रुपये प्रति क्विंटल और दूसरी का था 260 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरी किस्म की 52 क्विंटल, दूसरी किस्म कौन सी अपनी, दूसरी जो किस्म है वो है 52 क्विंटल ली। 260 रुपये वाली जो थी वो कितनी ली उसने, 52 क्विंटल ली। ठीक है, पहली किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए, दूसरी किस्म की तो उसने मिलाई 52 क्विंटल, और पहली किस्म की वो पूछ रहा है कि कितनी क्विंटल उसमें मिलाए ताकि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का लाभ हो। अब ऐसी चीजों को हम किससे करेंगे, एलिगेशन के थ्रू करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब लेकिन एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करने से पहले देखो, ये दोनों चीजें क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन ये मिश्रण का ये क्या दिया है, ये हमें दिया है
विक्रय मूल्य दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, जो मिश्रण था उसका हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लाभ कितना अपने पास 25% है। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। अब जो ऊपर एक है वो तो क्या है, लाभ है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य, अब टोटल मिलाएं इसको, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यानी 1+4, 1+4 बराबर 5 हो गया। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 300 रुपये। तो 5 की वैल्यू 300 रुपये आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 60 रुपये होगी। एक की वैल्यू 60 रुपये होगी, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 60 को 4 से गुणा करेंगे, जो कि अपने पास क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो मिश्रण था उसका क्रय मूल्य आ गया। अब एक दाल खरीदी थी उसने 200 रुपये की, और दूसरी खरीदी थी 260 रुपये की। दोनों को मिलाकर बेचने पर जो क्रय मूल्य आता है उसका कितना होता है, 240। अब इसमें से क्या है कि एक में से तो ये 240 घटेगा, और एक में 240, 240 में से दूसरा इसमें से घटाएंगे। तो 240 में से 200 घटाने पर कितना आया अपने पास, 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। और 260 में से 240 घटाने पर कितना आ गया, 20 आ गया। 20 से भाग करेंगे तो 20 एकम 20, और 20 दूनी 40। इसका अनुपात आ गया अपने पास 1:2। यानी जो 200 क्विंटल वाली थी उसका एक हिस्सा मिलाया था उसने, और 260 क्विंटल वाली थी उसका 2 हिस्सा। ठीक है, अब दो हिस्से जो थे वो क्या थे अपने, 52 क्विंटल के बराबर थे। दो हिस्से थे वो अपने पास 52 क्विंटल के बराबर थे। तो यहाँ पे इसको हम 52 बनाएं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 2 को 26 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि अपने पास क्या आ जाए, 52 आ जाए। ठीक है, तो 2 × 26 बराबर 52 होता है। तो इसको हमने 26 से गुणा किया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 26 से गुणा कर देंगे। या फिर ऐसे नहीं कर सकते हो तो 2 की वैल्यू कितनी है, 52 है, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये एक जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 26 क्विंटल हो गई। यानी जो पहली वाली जो किस्म थी वो उसकी कितनी क्विंटल मिलाएगा, वो 52 क्विंटल में 26 क्विंटल मिलाएगा। पहली वाली जो किस्म थी उसकी कितनी क्विंटल मिलाएगा, वो 26 क्विंटल मिलाएगा, ताकि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने पर उसे कितना लाभ हो, 25% लाभ। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना, वो ज्यामिति पे आधारित है। ठीक है, जैसा हमने शंकु का पहले जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है। इसमें क्या है, एक शंकु को उसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई बराबर है। दोनों हिस्सों के आयतनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग नोट कर लो, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये क्या है, बाई मिस्टेकन ये जो एच है ना, ये कितना होगा, 2h होगा, 2h होगा, ताकि इसको काटने, बीचों बीच काटने पर ये इसकी ऊंचाई h हो जाए, और नीचे वाले की हिस्से की भी ऊंचाई कितनी हो जाए, h हो जाए। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, 2h कर लो। ठीक है, अब ये 2h हो गई। अब इसको बीच में समानांतर बराबर हिस्सों में काटा गया है ऊंचाई से। तो यहाँ से काटने के बाद में ऊपर भी h ऊंचाई होगी और नीचे भी h ऊंचाई होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो शंकु बन गए, एक तो ये छोटा वाला बन गया और एक ये पूरा शंकु है ये। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना छोटे वाले और बड़े वाले हिस्से का आयतन का अनुपात। पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले शंकु का आयतन निकालेंगे, और फिर बड़े वाले शंकु का आयतन निकालेंगे। छोटे वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का आयतन निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें हमने मिस्टेक कर रखी है, ये 1/2 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लेना, 1/3, और इसको भी आप क्या कर लेना, 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1/3 है, ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आर स्क्वायर है इसकी त्रिज्या आर है, तो ये जो बड़े वाला जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2r होगी। तब जाके इसको ऊंचाई से काटने पर इसकी त्रिज्या कितनी बच जाएगी अपने पास, r, क्योंकि ऊंचाई से बराबर काट रहे हैं। अगर ऊंचाई दोनों हिस्सों की बराबर होगी तो त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर। मेरा मतलब ये जो 2r है ये इसकी आधी बचेगी फिर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और इस तरफ ऊंचाई, बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने यहाँ पे, 2h बताई थी, तो ये 2h है। अब h से भी h कैंसिल हो गया, इधर बच गया आर स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और इंटू में 2 ये है ही,
और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो छोटे वाला शंकु है, छोटा जो शंकु है उसका आयतन और पूरा जो शंकु है उसका आयतन, उन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 1:8। अब छोटे वाले हिस्से का 1 है और टोटल 8 है, तो इसके हिस्से में कितना, बड़े वाले में कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, यानी इसका हिस्सा 1 और इसका हिस्सा 7, अनुपात कितना होगा, 1:7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो गलतियां हुई हैं वो नोट करते समय आप लोग अच्छे से नोट करना। इसमें कितनी गलती हुई है, ये तो 2h होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/3। इसमें 1/2 की जगह क्या करना है, 1/3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सोल्व करेंगे हम। ये है, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया अपना साधारण ब्याज का। ठीक है, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है तथा 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 10,800। अब अपने पास क्या है, धन भी पता नहीं है, हमें क्या करना है, इसमें दर ज्ञात करनी है। अब 5 वर्ष में जो धन है वो 10,000 रुपये हो रहा है और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800। अब ये 800 रुपये, ये जो 800 रुपये बचा है अपने पास, ये क्या है, 2 साल का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो गया 400 रुपये, वो क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब धन था अपने पास 8,000। अब सात, अगर 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2,800। और मिश्र धन कितना है 7 वर्ष का, 10,800। तो धन कितना होगा, 10,800 माइनस 2,800, यानी 10,800 में से हमने क्या किया, 2,800 घटा दिया, तो मूलधन कितना होगा अपने पास, 8,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 साल का जो ब्याज होता है, ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज ये हो गया, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, 1 साल का ले रहे हैं तो हम 400 लेंगे, अगर 7 साल का ले रहे हैं तब क्या लेंगे, 2,800 रुपये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काटने पर, सोल्व करने पर क्या आ रहा है अपने पास, आर की वैल्यू 5% हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10, वो है 2,600 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहला भाग 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरा भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब अपने पास कितने रुपए हैं, 26,000 रुपये हैं। ठीक है, अब मान लो कि इसके कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से कर दिए इसने, ए और बी। ए को कितने पे, 10% पे, और बी को कितने पे, 9% पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए जो हिस्सा है उसको लेंगे, ए जो हिस्सा है उसको लेंगे। तो ए का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा, ए मूलधन हो गया, गुणा दर कितनी होगी अपने पास, 10%, और कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ये होगा ए गुणा 10 गुणा 5/100, ये साधारण ब्याज हो गया इसका। फिर हम लेंगे किसका, बी का, बी का है ये, बी गुणा, बी हो गया मूलधन, और दर कितनी है, 9%, और गुणा समय 6 वर्ष, और बटे में 100। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ए बटा बी कितना आता है, 27/25 आता है, 27/25 आता है। यानी ए का जो हिस्सा है वो 27 है और बी का हिस्सा है वो 25 है। अब ये टोटल कितना हो गया, 27 और 25, 52 यूनिट हो गई अपने पास। जो 52 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 26,000 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 500 रुपये होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना, दोनों हिस्से निकालने हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है, और हमें निकालें 27 यूनिट की और 25 यूनिट की। तो 27 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 27 से गुणा कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू को, कितना आ जाएगा, 13,500। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 500 यानी 12,500। तो 26,000 को किस किस भाग में, 13,500 और 26,500 में डिवाइड करते हैं, और उनको अलग अलग ब्याज पर रखने पर उनका साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सीरीज को 200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्या करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करो। हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पीछे एसएससी रेलवे में आ चुके हैं, और अब जो अपना एग्जाम होगा एसएससी का और रेलवे का, जो जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन इस सीरीज में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।